Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अपडेट्स में। दोस्तों, लास्ट 2 क्लासेस में हमने सिलॉक्स के फंडामेंटल टर्म्स ऑल सम नॉट नो के बारे में पढ़ा था और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था दोस्तों। और उन्हीं के रिगार्डिंग मैंने अपने टेलीग्राम पेज पे कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ डाली थी, जिसमें आप PDF डाली थी, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें और अपने कंसेप्ट को, अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करें। क्योंकि और आपके यदि उन PDF से या उन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर हमारे लास्ट 2 क्लासेस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पे जाके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी उन डाउट्स का सॉल्यूशन मिले। ठीक है, तो आज हम स्लॉग्स के कुछ रिमेनिंग पोर्शंस हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रेम्ड आते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उन सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि आपके ऑप्शंस जो होते हैं, जिनमें आपको जो आपके चूज़ द ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आपके कई बार लिखा होता है कि ओनली 1 फॉलोअर्स, ओनली 2 फॉलोअर्स। कभी कभी आपके पास लिखा होता है आइदर 1 फॉलोअर्स और सेकंड फॉलोअर्स। कभी कभी लिखा होता है नीदर 1 फॉलो नीदर सेकंड नॉट सेकंड फॉलो। और ई ऑप्शन होता है, वो क्या होता है, नन ऑफ द अबव। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो ईदर और या फिर नीदर नॉर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, इनको क्या कहते हैं। एक्चुअली में जो ईदर और नीदर नॉर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहते हैं। मीन्स इनमें क्या होता है, इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। इनमें जैसे कोई भी 2 सेंटेंसेस, 2 कंक्लूजन जिनका हमें सॉल्व करना है, उन 2 कंक्लूजन्स के बीच में रिलेशन होता है। उन 2 कंक्लूजन्स में एक फॉलो करता है, दूसरा फॉलो नहीं करता है, और या फिर ये कह सकते हैं कि दूसरा फॉलो करता है, पहला फॉलो नहीं करता है। मतलब दोनों सेम टाइम पे दोनों कंक्लूजन्स फॉलो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कि जो ईदर और वाली कंडीशंस होती है या फिर नीदर नॉर वाली जो कंडीशंस होती है, इनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। इसमें क्या होता है कि एटलीस्ट 2 कंक्लूजन इज इन कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन मीन्स क्या होगा कि आप उन कंक्लूजन्स के रिगार्डिंग श्योर नहीं हो कि वो 2 कंक्लूजन 100% श्योर 100% सही है या नहीं है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जिसमें आपके पास लिखा है, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है सम ए आर बी। दूसरा स्टेटमेंट है सम बी आर सी। तीसरा स्टेटमेंट है सम, या इन दो ही के बारे में सॉल्व करके देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम क्या होगा, सम ए आर बी और सम बी आर सी। फाइन, हमने इनका पहले वेन डायग्राम बनाया। अब हम क्या देखते हैं कि अगर आपके पास जैसे कोई भी कंक्लूजन्स आते हैं, सपोज दैट आपके पास कंक्लूजन आया कि ऑल ए आर सी। आपके पास कंक्लूजन क्या आया, ऑल ए आर सी। आपके पास कंक्लूजन आया ऑल ए आर सी। तो क्या आप कह सकते हो, इस वेन डायग्राम को देख के कह सकते हो कि ऑल ए आर सी होगा। आपके पास कंक्लूजन क्या था, ऑल ए आर सी। तो आप इस वेन डायग्राम को, ये जो वेन डायग्राम है ए बी और सी का, ये जो वेन डायग्राम है, इसको आप देख के हम कह ही नहीं सकते कि ए और सी के बीच में डायरेक्टली कोई कनेक्शन है। ए सी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, और सेकंड कंक्लूजन आपके में लिखा आया नो ए इज सी। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या था, ऑल ए आर सी, और सेकंड क्या था, नो ए इज सी। तो ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं, दोनों जो कंक्लूजन्स हैं, ये दोनों कंफ्यूजिंग है। मीन्स हम ये भी नहीं कह सकते कि ए सी है और हम ये भी नहीं कह सकते कि ए सी नहीं है। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, 3 स्पेशल कंडीशंस होती हैं, अगर वो फॉलो होती हैं तो ईदर और या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, और उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईदर और वाली कंडीशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि आपके कोई भी दो कंक्लूजन्स क्या होने चाहिए, कन्फ्यूजन में होने चाहिए, यानी डाउट केस में होने चाहिए, जिनके रिगार्डिंग आप 100% श्योर नहीं हो। फाइन, तो अब हम सेकंड कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं कि फर्स्ट कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी। जैसे इस एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया कि इस कंक्लूजन फर्स्ट जो कि ऑल ए आर सी है और जो ऑल नो ए सी है, इन दोनों के रिगार्डिंग हम श्योर नहीं है कि ये दोनों कंक्लूजन सही है या फिर गलत है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम। जैसे अभी लास्ट वाले
क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, जैसे इसमें ए, बी और सी, ठीक है। इसमें हमने क्या कहा था कि ऑल ए आर सी या फिर नो ए इज सी, नो ए इज सी। अब यहाँ पे ध्यान देना कि मैंने जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो दोनों क्या है, सेम है। मीन्स जो हमारा कंक्लूजन 1 है और कंक्लूजन 2 है, दोनों में ए और सी की ही बात की गई है। ऐसा नहीं है कि, अब मैं आपको बताता हूँ कि कहीं कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्या लिख के दे दे, सी की जगह क्या लिख के दे देगा, सी की जगह लिख के दे दिया बी। तो इस टाइम पे क्या होगा, ये दोनों इधर और कंडीशन नहीं होंगे या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होंगे, क्योंकि हमने हमारे ऑब्जेक्ट्स को ही चेंज कर दिया, यानी हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को ही चेंज कर दिया। फर्स्ट कंक्लूजन में तो हम ए और सी की बात कर रहे थे और सेकंड में ए और बी की बात कर रहे हैं। तो इस वाली कंडीशन में इधर और कंडीशन नहीं बनेगी, क्योंकि आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या कर दिए, चेंज। तो इसकी सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम इन द बोथ कंक्लूजन। दोनों कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। यदि उनमें कोई भी डिफरेंस है, जैसे इस वाले में मैंने डिफरेंस किया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये इधर और कंडीशन नहीं बनेगी। बट यदि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था पहले, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था पहले, सी लिखा हुआ था, ठीक है। यदि यहाँ पे सी होता है तो ये क्या होगा, इधर और कंडीशन बन सकती है, ठीक है, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। पहला कंडीशन क्या था, दो कन्फ्यूजन होने चाहिए, तो हमारा कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 दोनों कन्फ्यूजिंग है। और दूसरा हमारा क्या था, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मीन्स ये जो सब्जेक्ट है ये और जो ये ऑब्जेक्ट है ये दोनों क्या है, सेम है दोनों कंक्लूजन्स में। तो हमारी अब तक की दो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, तो मे बी ये इधर और कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अब हम थर्ड कंडीशन के ऊपर चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। थर्ड कंडीशन में एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ कि ये क्या कहना चाहती है। थर्ड कंडीशन बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि इफ वन कंक्लूजन इज राइट देन अनदर कंक्लूजन ऑटोमेटिकली मस्ट बी रॉन्ग। मीन्स वन कंक्लूजन इज, सॉरी यहाँ पे इज है, ठीक है, इज राइट एंड अनदर विल बी रॉन्ग। मीन्स यदि हम दो कंक्लूजन की एक टाइम पे बात कर रहे हैं, सपोज दैट एक कंक्लूजन 1 है एक कंक्लूजन 2 है, यदि ये दोनों कंक्लूजन फर्स्ट कंडीशन को और सेकंड कंडीशन को फुलफिल करते हैं, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तो थर्ड कंडीशन क्या होती है कि यदि एक टाइम पे यदि फर्स्ट कंक्लूजन राइट है तो सेकंड कंक्लूजन ऑटोमेटिकली रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि पहला कंक्लूजन राइट है तो दूसरा कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर दूसरा कंक्लूजन राइट है तो पहला कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी तक हमने जो दो एग्जांपल्स, मतलब सॉरी एक एग्जांपल देखा था जिसमें हमने क्या देखा था कि ऑल ए आर सी, या फिर क्या देखा था, नो ए इज सी, ठीक है। हमारा डायग्राम, मैं एक बार वापस से डायग्राम बना देता हूँ। हम एक बार वापस से वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ए, कुछ पार्ट बी है, कुछ पार्ट क्या है, सी है, ठीक है। अब इसमें देखो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि ए और सी के बीच में हमें डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं दिया गया, तो ये दोनों क्या हो गया, कंफ्यूजिंग हो गए। सेकंड हमारा कंडीशन क्या था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम, दोनों में कंक्लूजन्स में किसकी बात की गई है, ए और सी की बात की गई है। थर्ड कंडीशन क्या है, इफ वन कंक्लूजन इज राइट देन अनदर कंक्लूजन इज ऑटोमेटिकली रॉन्ग। मीन्स एक टाइम पे एक कंक्लूजन ही सही होना चाहिए, दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, गलत हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है कि ऑल ए आर सी। तो देखो यदि ए सी हो गए, मीन्स क्या हो गया, मैं आपको एक बार वापिस से इसका वेन डायग्राम बना के बताता हूँ। इस कंक्लूजन के हिसाब से वेन डायग्राम बनाते हैं, ए आर सी, ठीक है। तो इस कंक्लूजन के हिसाब से डायग्राम बनाते हैं कि ऑल ए आर क्या हो गया, सी हो गया, ऑल ए क्या हो गए, सी हो गए, ठीक है। तो अब क्या ये पॉसिबल है कि नो ए इज सी। पहले कंक्लूजन में हमने क्या कह दिया, ऑल ए आर सी। जब पहले कंक्लूजन में हमने साफ कह दिया कि ऑल ए क्या है, सी है, तो ये जो सेकंड वाला कंक्लूजन था जिसमें नो की बात की गई थी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रॉन्ग। पहला राइट हो गया तो दूसरा क्या हो गया, रॉन्ग। सेम इसी टाइप से यदि हम सेकंड कंक्लूजन यानी नो ए इज सी, मतलब कोई भी ए सी नहीं है, तो क्या फर्स्ट कंक्लूजन हो सकता है पॉजिटिव हो, या मतलब फर्स्ट कंक्लूजन राइट हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि ऑल ए सी कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने सेकंड कंक्लूजन को राइट माना है कि ए तो सी है ही नहीं, तो फिर फर्स्ट वाला कंक्लूजन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो एक टाइम पे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक कंक्लूजन ही राइट हुआ।
तो ईदर और या फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से होते हैं, जिनकी तीन जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। कौन कौन सी, कि दो कोई भी कंक्लूजन कन्फ्यूजिंग में होने चाहिए, उनमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मस्ट भी सेम होने चाहिए, और थर्ड क्या था कि यदि एक कंक्लूजन सही हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली रॉन्ग होना चाहिए, और यदि दूसरा सही हो तो फर्स्ट वाला ऑटोमेटिकली रॉन्ग होना चाहिए। एक्सेप्ट, इसमें एक एक्सेप्शन है, उस कंडीशन के अलावा बाकी सब जगह ये फुलफिल होता है। ठीक है, अब वो एक्सेप्शन क्या है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, बट उससे पहले मैं आप चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लें, ताकि हमें पता रहना चाहिए कि क्या ये क्वेश्चंस हम पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि सिर्फ थ्योरी को पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है ना, आपको क्वेश्चंस भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट के हिसाब से हम क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सम फार्मर्स आर लैंडलॉर्ड्स, तो सम फार्मर्स आर लैंडलॉर्ड्स। सेकंड क्या है, और लैंडलॉर्ड्स आर लेबर्स, लेबर्स को मैं यहाँ पे LA से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, थर्ड क्या लिखा है, और सम लेबर्स आर मर्चेंट। फोर्थ क्या लिखा हुआ है, ऑल मर्चेंट आर बिजनेस। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया। वेन डायग्राम लास्ट दो क्लासेस में, जिन्होंने अभी तक लास्ट दो क्लासेस नहीं देखी है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके पहले वेन डायग्राम बनाना सीखें, और उसके बाद आप स्लॉग से क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम पहला कंक्लूजन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि पहला कंक्लूजन क्या कहता है कि सम मर्चेंट्स आर फॉर्मर। सम मर्चेंट्स क्या है, फॉर्मर है। अब देखिए, अब इसमें देखो, मर्चेंट ये रहा और फॉर्मर कहाँ है, ये रहा। ठीक है, मर्चेंट और फॉर्मर के बीच में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, तो आप कह सकते हो कि ये सम मर्चेंट और फॉर्मर हो सकते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इट इज़ ए पॉसिबिलिटी। जब तक हम श्योर नहीं है तो ये क्या है, कन्फ्यूजिंग वाला केस है। ठीक है, तो इसमें हम कन्फ्यूज लिख लेते हैं C। ठीक है, अब सेकंड वाला, सम बिजनेस आर फॉर्मर्स, सम बिजनेस आर फॉर्मर्स। अब देख लीजिए, डायरेक्ट बिजनेस और फॉर्मर के बीच में भी कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं दिया गया, इन दोनों के बीच में भी डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं दिया गया, तो हम भी क्या कहेंगे, ये तो कन्फ्यूजिंग वाला केस है। और विदाउट पॉसिबिलिटी कन्फ्यूजन वाला केस क्या होता है, रॉन्ग होता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सम मर्चेंट्स आर नॉट फॉर्मर। अब देखिए, पहला कंक्लूजन और तीसरा कंक्लूजन दोनों में एक ही से ऑब्जेक्ट की बात की गई, एक ही ऑब्जेक्ट और एक ही सब्जेक्ट की बात की गई, किस किस की, एक ही ऑब्जेक्ट और एक ही सब्जेक्ट की बात की गई, किस किस की, मर्चेंट की और फॉर्मर की, मर्चेंट की और फॉर्मर की। अब देखिए, पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि सम मर्चेंट आर फॉर्मर, मीन्स पॉजिटिव, मर्चेंट और फॉर्मर के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है। ठीक है, और थर्ड वाला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम मर्चेंट आर नॉट फॉर्मर, मीन्स फर्स्ट वाला तो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है कि अगर मर्चेंट फॉर्मर है, और थर्ड वाला क्या कर रहा है, उसको नेगेटिव सेंस दे रहा है, मीन्स अगर फर्स्ट सही है तो थर्ड गलत है, और थर्ड सही है तो फर्स्ट गलत है। अब सबसे पहले हम भाई एक बार वापस से अपनी तीनों स्टेप्स को चेक कर लेते हैं। पहला स्टेप्स क्या था कि कम से कम दो कंक्लूजन्स क्या होने चाहिए, कन्फ्यूजिंग होने चाहिए, उनके बीच में हमें डाउट होना चाहिए। तो पहला यहाँ पे तो तीनों कंक्लूजन्स ही हमारे डाउटफुल है, ये तीसरा भी डाउटफुल था। ठीक है, तो हमारी पहली कंडीशन फुलफिल होगी। हमारी सेकंड कंडीशन क्या कहती है, हमारी सेकंड कंडीशन कहती है कि दोनों कंक्लूजन्स में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे पहले और तीसरे कंक्लूजन में सेम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की बात की है, किस किस की, मर्चेंट की और फॉर्मर की, किस किस की, मर्चेंट की और फॉर्मर की। ठीक है, तो हमारी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब हमारी थर्ड कंडीशन क्या कहती थी कि यदि एक कंक्लूजन सही है तो ऑटोमेटिकली सेकंड कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम मर्चेंट आर फॉर्मर, सम मर्चेंट आर फॉर्मर। यदि हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा फर्स्ट वाला कंक्लूजन फुलफिल हो रहा है, तो हमारा थर्ड वाला कंक्लूजन क्या कहता है, सम मर्चेंट आर नॉट फॉर्मर, जो कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले में तो हमने पॉजिटिव वाइब्स दी है, मतलब हमने कहा है कि सम मर्चेंट क्या है, फॉर्मर है, और थर्ड में हम क्या कह रहे हैं, मर्चेंट फॉर्मर, कुछ मर्चेंट फॉर्मर नहीं है। फाइन, तो क्या होगा, हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई कि तो ये कौन सा पेयर बनेगा, ईदर और वाली कंडीशन बनेगी। कौन सी कंडीशन बनेगी, ईदर और वाली कंडीशन बनेगी। और आप एक चीज़ ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जब भी सम और सम नॉट की बात की जाती है, जब भी सम और सम नॉट की बात की जाती है कंक्लूजन्स में, और उनमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट भी सेम हो, मीन्स हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हमेशा ईदर और वाली कंडीशन होगी। हमेशा कौन सी वाली कंडीशन होगी, ईदर और वाली कंडीशन होगी। ठीक है,
अब एक और एग्जांपल करते हैं हम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल वायर्स आर केबल, ऑल वायर्स आर केबल, ठीक है। नो बल्ब इज केबल, केबल और बल्ब के बीच में नो वाला डायग्राम। फिर क्या कहता है, सम बल्ब्स आर स्विचेस, बल्ब और स्विचेस के बीच में सम वाला रिलेशन। फाइन, अब हम इनके कंक्लूजन्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला कंक्लूजन क्या कहता है कि ऑल स्विचेज आर वायर्स, ऑल स्विचेज आर वायर्स, जबकि इन तीनों स्टेटमेंट में स्विचेज और वायर के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिया है हमारे पास, कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिया है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दी है, ठीक है। अब सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है, नो स्विचेज आर वायर। अब इसको भी ध्यान से देखना, पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि ऑल स्विचेज आर वायर, और सेकंड क्या कह रहा है, नो स्विचेज आर वायर। फाइन, अब हम इसकी ईदर और वाली कंडीशन देखते हैं। ईदर और वाली कंडीशन देखते हैं तो ईदर और की फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि दो कंक्लूजन्स क्या होने चाहिए, डाउटफुल होने चाहिए। तो ये दोनों कंक्लूजन्स जो हैं क्या है, डाउट में, कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हम दोनों के बारे में श्योर नहीं है कि ऑल स्विचेज आर वायर्स हो सकते हैं या नो स्विचेज आर वायर्स हो सकते हैं। बट आप इस क्वेश्चन में तीनों कंडीशंस को देखोगे तो पहली कंडीशन ही आपकी रॉन्ग हो जाएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट आपने पहली कंडीशन मानी कि ऑल स्विचेज आर वायर्स, क्या आपने कंडीशन मानी ऑल स्विचेज आर वायर्स, मीन्स आपने जो ये पोर्शन था जो कि बल्ब के साथ इंटरसेक्ट कर रहा था, इसको भी किस में काउंट कर लिया, वायर में काउंट कर लिया। आपने इसको भी किस में काउंट कर लिया, वायर में काउंट कर लिया। जबकि बल्ब और केबल के बीच में तो डायरेक्टली नो का रिलेशन है। किसका रिलेशन है, नो का रिलेशन है। मीन्स बल्ब का कोई भी पोर्शन क्या नहीं हो सकता, केबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो बल्ब और स्विचेस का ये जो इंटरसेक्टिंग वाला पोर्शन है, ये तो कभी वायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे वायर तो क्या है, केबल है। तो बल्ब वायर भी नहीं हो सकता, ठीक है। बल्ब क्या नहीं हो सकता, वायर भी नहीं हो सकता। और बल्ब और स्विचेस का जो इंटरसेक्टिंग जो कॉमन एरिया है, ये क्या नहीं हो सकता, वायर भी नहीं हो सकता। तो आपका पहला ही क्या हो गया, आप 100% श्योर हो इस चीज़ के लिए कि आपका पहला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। और इसी टाइप से सेकंड कंक्लूजन को भी हम चेक करेंगे कि नो स्विचेज आर वायर, नो स्विचेज आर वायर। इसलिए इस कंडीशन में हम कह नहीं सकते कि जो रिमेनिंग पोर्शन है या जो पूरे स्विचेज हैं वायर होंगे। हम इस पोर्शन को तो कह सकते हैं, जो ब्लू मैंने जिसको डिनोट किया है, ये जो पोर्शन है इसको तो हम कंफर्मली कह सकते हैं कि ये तो वायर नहीं हो सकते। बट ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये जो स्विचेज का रिमेनिंग पोर्शन है, ये वायर है या नहीं, इस चीज़ के लिए हम कंफर्म नहीं है। और जब हम कंफर्म नहीं है तो हमारे लिए क्या हो गया, ये डाउट केस हो गया। और डाउट केस विदाउट पॉसिबिलिटी क्या होता है, गलत होता है। ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो इसमें कौन सी कंडीशन बनेगी, नीदर नॉर, क्योंकि इसमें दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन में कभी कभी ये भी हो सकता है कि नीदर नॉर ना लिखा हो, क्या लिखा हो, नन ऑफ द अबव फॉलोज, ठीक है। पर यहाँ पे क्या लिखा है, डी ऑप्शन में, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें कंडीशंस आपको चेक करने स्टार्ट करते ही, पहली जब आपने कंडीशन चेक की तभी आपको पता चल गया कि जो बल्ब और स्विचेस का जो कॉमन पोर्शन है, बल्ब और स्विचेस का जो कॉमन पोर्शन है, वो कभी वायर हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि सारे वायर्स के यहाँ केबल हैं, और जो बल्ब और स्विचेस का जो कॉमन पोर्शन होगा वो वायर नहीं हो सकता, क्योंकि बल्ब और कोई भी बल्ब क्या नहीं हो सकता, केबल नहीं हो सकते। फाइन, तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन गलत और सेकंड कंफ्यूजिंग था। तो विदाउट पॉसिबिलिटी सेकंड भी क्या हो गया, गलत। तो इस तरीके से हमारे दोनों कंक्लूजन्स क्या हो गए, गलत। थोड़ी देर पहले मैंने एक एक्सेप्शन की बात की थी कि आपकी तीनों कंडीशंस फुलफिल होती है, बट उसमें एक एक्सेप्शन था, मैंने कहा था। अब वो एक्सेप्शन क्या था, एक्सेप्शन था इन केस ऑफ ऑल एंड सम नॉट, इन केस ऑफ ऑल एंड सम नॉट, प्लेस वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन सेम। यदि आपके पास कंक्लूजन्स आते हैं जिसमें हम स्टार्टिंग से वही एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि सम ए आर बी, सम बी आर सी, ठीक है। हम उसी एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं क्या था। सम ए आर बी, सम बी आर सी। यदि इसमें स्टेटमेंट लिखा आता है कि ऑल ए आर, कंक्लूजन्स लिखा आता है ऑल ए आर सी, और सेकंड कंक्लूजन लिखा आता है सम ए आर नॉट सी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं
कि दो कंक्लूजन है वो डाउट में होने चाहिए और आप उनके लिए मतलब श्योर नहीं होने चाहिए। तो इन दोनों के लिए हम श्योर नहीं है क्योंकि ए सी हो भी सकते हैं और कुछ ए सी नहीं भी हो सकते हैं। दोनों कंक्लूजन क्या हो गए हमारे, डाउट में हो गए। अब सेकंड कंडीशन क्या थी कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम इन बोथ द कंक्लूजन। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी सेम इन द बोथ कंक्लूजन। तो यहाँ पे भी ए और सी की बात की गई है, यहाँ पे भी ए और सी की बात की गई है। अब हमारी थर्ड कंडीशन क्या थी, थर्ड कंडीशन थी कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। अब देखते हैं ऑल ए आर सी, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं कि ऑल ए आर सी, सम बी आर सी। अगर ये कंडीशन है तो क्या आपको लगता है ये फॉलो होगा, सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, ऑल ए ही जब सी हो गए तो रिमेनिंग कोई भी ऑल ए ही जब सी हो गए तो जब सारे के सारे ए ही सी हैं तो फिर ये सेकंड वाला सेंटेंस तो ऑटोमेटिकली क्या और सेकंड वाला कंक्लूजन तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। तो ये हमारी ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि फर्स्ट सही है तो क्या हो गया, सेकंड गलत हो गया। अब हम सेकंड कंक्लूजन को राइट मान के ट्राई करते हैं इसको कि सेकंड कंक्लूजन राइट है तो फिर फर्स्ट गलत होता है या नहीं होता। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सेकंड कंक्लूजन को बना के देखते हैं, सम ए आर नॉट सी। अब सम नॉट का मैंने आपको वेन डायग्राम बनाना सिखाया था, सम ए आर नॉट सी, फाइन, और सम बी आर सी, या फिर ये बी दोनों में ही कॉमन था, सॉरी, स्टेटमेंट के हिसाब से दोनों में ही कॉमन था। अब क्या करते हैं कि अगर हम कंडीशन मान लेते हैं कि सम ए आर नॉट सी, मतलब इस कंडीशन के हिसाब से जब ए का कुछ पोर्शन सी है ही नहीं, इस कंडीशन के हिसाब से क्या था कि ए का कुछ पोर्शन क्या नहीं है, सी नहीं है, तो ऑल ए आर सी पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्योंकि ए का कुछ पोर्शन तो क्या है, सी है ही नहीं, तो ऑल ए कभी सी नहीं हो सकती। मतलब अगर हमने सेकंड कंक्लूजन को राइट माना तो फर्स्ट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, गलत हो गया, और पहले को फर्स्ट को राइट माना था तो हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये भी कौन सी वाली कंडीशन होगी, ईदर और वाली कंडीशन होगी। बट मैंने आपको क्या कहा, एक्सेप्शन, मैंने आपको क्या कहा, एक्सेप्शन। इस जगह पे ध्यान रखना, ऑल और सम नॉट, कौन सी कंडीशन, ऑल और सम नॉट, कौन सी कंडीशन, ऑल और सम नॉट वाली कंडीशन हो तो जो ए की, जैसे ए को यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिया है और सी को क्या लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है। हमने ए को क्या लिया है, सब्जेक्ट लिया है, ए को क्या लिया है, सब्जेक्ट लिया है, और सी को क्या लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है। तो सेकंड कंक्लूजन में भी ए और सी की वैल्यू वही होनी चाहिए, सेम प्लेस पे होनी चाहिए, ठीक है। ए ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, सी सब्जेक्ट ही, मतलब ए अगर सब्जेक्ट लिया है और सी ऑब्जेक्ट लिया है तो ए सब्जेक्ट ही होना चाहिए और सी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। उन दोनों की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। मींस अगर ये लिखा है तो ये इधर और वाली कंडीशन होगी, बट यदि यहाँ पे गलती से सी लिख दिया और यहाँ पे ए लिख दिया तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। कैसे फुलफिल नहीं होगी, एक बार हम इसका भी वेन डायग्राम बना के इसको भी देख लेते हैं कि ये कैसे फुलफिल नहीं होगी। इसमें क्या, अब सेकंड कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम सी आर नॉट ए, सी का कुछ पोर्शन है जो क्या नहीं है, ए नहीं है, ठीक है, और बी और ए तो बी और ये तो कॉमन है, ठीक है। अब देखो, अगर हमने माना है कि सेकंड कंक्लूजन क्या है, सही है, सम सी आर नॉट ए, सी का कुछ पोर्शन है, सी का कुछ पोर्शन है जो कि क्या नहीं है, ए नहीं है, ऑल ए आर सी, सी का कुछ पोर्शन ए नहीं है, बट जो रिमेनिंग ए है या जो कंप्लीट ए है वो सी हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। मींस हम इस चीज़ के लिए श्योर नहीं है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम उस चीज़ के लिए श्योर नहीं है। तो अगर हम सेकंड वाले कंक्लूजन को राइट मानेंगे तो ये किस में चले गया, कन्फ्यूज़न में, ये किस में चले गया, कन्फ्यूजन में। हम उस चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं है। और मैंने आपको क्या कहा था कि थर्ड कंडीशन क्या थी हमारी, कि यदि पॉजिटिव एक कंक्लूजन पॉजिटिव होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाना चाहिए, रॉन्ग हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली क्या हो जाना चाहिए, रॉन्ग हो जाना चाहिए।
फाइन। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि ऑल और सम नॉट वाला यदि केस हो तो उसमें एक्सेप्शन होता है, और वो एक्सेप्शन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जो वैल्यू, जो जगह होती है, वो जो भी चीज़ डिफाइन की गई है, कि जैसे इसमें हमने ए को एज ए सब्जेक्ट डिफाइन किया और सी को क्या किया, एज ए ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, तो ए सेकंड कंक्लूजन में भी सब्जेक्ट ही होगा और सी क्या होगा, सेकंड में ऑब्जेक्ट ही होगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ए, और यहाँ पे क्या आएगा, सी। फाइन। तो मेरे हिसाब से अभी आपको सारा तरीका समझ में आ गया होगा कि ईदर और वाली कंडीशन यानी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं। अब हम स्लॉक्स के जो फोर्थ पार्ट होगा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रिवर्स स्लॉक्स को, क्योंकि जब हम मेंस की बात करते हैं तो प्री के एग्जाम्स तक तो स्लॉक्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं, बट मेंस के एग्जाम में क्या होता है कि रिवर्स स्लॉक्स पूछे जाते हैं पेपर की टफनेस को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्री में आपके पास टाइम लिमिटेशंस होती है और आपके पास एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए और आपके पास स्पीड होनी चाहिए। तो प्री में मोस्टली रिवर्स स्लॉक नहीं पूछे जाते हैं, जबकि मेंस में आपके पास टाइम सफिशिएंट होता है और आपके पास ऐसा भी नहीं कि आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या 100% क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, बट वहाँ पे रिवर्स लॉग मोस्टली पूछे जाते हैं, क्योंकि रिवर्स लॉग से क्या होता है कि आपके कंसेप्ट को चेक किया जाता है कि आपको जो जिस चैप्टर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनकी आपको डेप्थ नॉलेज है या नहीं। मीन्स अगर क्वेश्चंस को रिवर्ट कर दिया जाए कि कंक्लूजन की जगह स्टेटमेंट दे दी जाए, स्टेटमेंट की जगह कंक्लूजन दे दिया जाए, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये मोस्टली मेंस में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि रिवर्स लॉग कैसे सॉल्व करते हैं। होता प्रोसेस सेम ही है, बट हम क्वेश्चंस को उल्टा स्टार्ट, मतलब उल्टा इन द सेंस कि आंसर से क्वेश्चन बनाते हैं। अभी तक तो हम क्वेश्चन से आंसर सॉल्व करते थे, बट रिवर्स लॉग में हम क्या करते हैं कि आंसर से हम क्वेश्चन तक पहुंचते हैं। फाइन। तो आज हमने स्लॉग्स का थर्ड पार्ट पढ़ लिया, जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स मीन्स ईदर और वाली कंडीशंस, जितनी भी ईदर और वाली कंडीशंस हो सकती थी उन सबको पढ़ लिया, और होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। और यदि आपको कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी डाउट रहता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप पोस्ट करें, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके भी अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं और अपने आंसर्स को जान सकते हैं। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और या कुछ अच्छा कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी कंटेंट पहुँचे। थैंक यू।